चलो आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम लोग रजिस्ट्रेशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक बार के लिए, एंड सबसे इजी भी है, साथ साथ में सबसे इंटरेस्टिंग भी है। भाई अब इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप लोग जब सीए बन जाओगे, बनोगे ही ना? शाबाश। आप लोग जब सीए बन जाओगे उसके बाद में आपके पास में जब क्लाइंट आएगा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा बताओ? भाई रजिस्ट्रेशन मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो तो पता ही नहीं है उसको। वो तो पूछेगा भाई साहब जीएसटी में मेरे को टैक्स भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो उस टाइम पर आपको ये चैप्टर जो है दिमाग में याद रहना चाहिए। अबे चैप्टर कॉन्सेप्ट समझने से पहले अपन एक कहानी समझते हैं। याद है वो कल की कहानी थी जो अधूरी रह गई थी, मेरी अधूरी कहानी। तो ये बात है 3 साल पहले की। दिन चेंज हो गया ना यार, दिन चेंज तो टाइम चेंज। जोक सिर्फ मैं मारूंगा। तो ये बात है 3 महीने पहले की। हमारे यहाँ पर एक बाहर बैठता है A1 वाला वड़ा पाव वाला, देखा है क्या आप लोगों ने? हाँ। यहाँ एक अपने स्वामी के वहाँ बैठता है वड़ा पाव वाला, देखा है आपने? वो क्या फेमस है, बढ़िया वड़ा पाव है, बहुत फेमस है वो, है ना? उसके एग्जाम्पल लेते हैं चलो। नाम पता है नाम क्या है उसका? है केजीएन वड़ा पाव, केजीएन थोड़ी है। केजीएन है क्या? अरे हाँ हाँ भाई। भावुक क्यों हो रहा है? भूख लग गई क्या बात करते ही? भाई केजीएन वड़ा पाव। कितनी भीड़ लगी रहती है उसके पास में? बहुत भीड़। एक बार एक जीएसटी का ऑफिसर घूमते फिरते पहुंचा उसके पास। बोला भाई साहब इतनी भीड़ वड़ा पाव की। गया वड़ा पाव वाले के पास, बोला वड़ा पाव देना तो भाई साहब। तो ऑफिसर ने पूछा कितने का वड़ा पाव है? उसने बोला 20 रुपए। बोला 20 रुपए, उसके ऊपर कुछ टैक्सेस वगैरह? बोला टैक्सेस? कौन सी टैक्सेस? ये क्या होता है? मुझे क्या मतलब टैक्स से? तो ऑफिसर बोले यार ये गुड्स है तो गुड्स मूवेबल भी है, सप्लाई का पार्ट भी बन रहा है, टैक्स क्यों नहीं? अब उसने वड़ा पाव खाया, खा के बोला वड़ा पाव तो एक नंबर है, इसकी सेल भी इतनी सारी है, टैक्स क्यों नहीं भर रहा है ये? दिमाग में क्वेश्चन क्या आया? टैक्स क्यों नहीं भर रहा है यार ये? तो ऑफिसर ने डिसाइड किया कि भाई हम इसको नोटिस भेजेंगे। अब नोटिस भेजने के लिए, नोटिस मतलब शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस मतलब उससे पूछ रहे हैं, शो कॉज नोटिस उससे पूछ रहे हैं कि भाई तेरे को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए था और जीएसटी भरनी चाहिए थी, क्योंकि तेरे गुड्स जो हैं वो क्या है, तेरे सप्लाई जो है गुड्स है। तो वड़ा पाव में डील कर रहा है, वड़ा पाव गुड्स होते हैं और गुड्स पे टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है। उसके साथ साथ में उस ऑफिसर को करना था असेसमेंट। असेसमेंट मतलब क्वांटिफिकेशन, कि भाई कितने रुपए का डिमांड, कितने रुपए का नोटिस बना के भेजूं मैं। तो ऑफिसर ने क्या किया, ये अपन कहानी पहले सुन चुके हैं, और डस्टबिन पूरा खाली करवाया, जो जो उसमें प्लेटें पड़ी थी प्लेटें गिनी, हर प्लेट के 20 रुपए जोड़े। इस तरीके से उसका पूरा का पूरा टैक्स का असेसमेंट किया। जब टैक्स का असेसमेंट किया तो पता लगा कि भाई केजीएन ने पूरे साल के अंदर, पूरे साल के अंदर, यहां अपन बात करें एक महीने के अंदर, 3 लाख रुपए के वड़ा पाव बेचे। एक महीने में, एक मंथ में 3 लाख रुपए के वड़ा पाव बेचे भाई साहब। पूरे साल का हिसाब लगाया, 36 लाख रुपए के वड़ा पाव। 36 लाख रुपए के वड़ा पाव। गवर्नमेंट ने बोला 36 लाख रुपए वड़ा पाव इंटू 5% टैक्स कितना होता है? निकालो यार।
है? ठीक है क्या? 1,80,000। गवर्नमेंट ने बोला भाई हम आपसे 1,80,000 रुपए मांगते हैं, प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी। इस टाइप से पूरा बना के आपसे हम 3 लाख रुपए मांगते हैं। ऐसा एक पेपर आया बढ़िया उड़ता हुआ लिफाफे के अंदर। उसने क्या किया, पेपर खोला, समझ कुछ आया नहीं, बढ़िया रखा वड़ा पाव और आगे दे दिया। 30 दिन बाद आया प्रॉपर ऑफिसर, जो जीएसटी का ऑफिसर आया 30 दिन बाद, बोले भाई सर रिप्लाई नहीं दिया, ये ले डिमांड 3 लाख रुपए की, सीधा डिमांड 3 लाख रुपए दो। बोले कौन से 3 लाख रुपए? बोले 3 लाख रुपए नहीं दे पर ठेला ले जाएंगे। हाँ, ले जाओ, आपको भी ले जाएंगे। हाँ, ले जाओ। पर उसको हर्ट हुआ, उसको हर्ट हुआ, मेरे ठेला ले जा रहे हैं, मुझे ले जा रहे हैं। सर जीएसटी डिपार्टमेंट वाले खुद आए, उससे बात किया, उसको नोटिस दिया, उससे माथाबोड़ी किया। फिर उसको उस बड़ा पाव गुस्सा आया, उसने उस अजमेर में सबसे अच्छे सीए को कॉल किया, लड़ेंगे तुम्हारा केस लड़ेंगे हम, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम गए केस लड़ने के लिए, मैंने उससे कुछ फीस चार्ज करी, और डिपार्टमेंट के भी कोई ना कोई लॉयर तो होंगे ही, वहां लॉयर्स ने भी फीस चार्ज करी। लड़ाई लड़ाई में डिपार्टमेंट वालों का 4 लाख रुपया खर्चा हो गया। अरे लॉयर को सस्ते होते हैं क्या? वो लॉयर आएगा, डिपार्टमेंट के ऑफिसर का टाइम खराब होगा, डिपार्टमेंट को वर्किंग करनी पड़ेगी, उनका समय जाएगा, ये और नो। करते करते 4 लाख रुपए खर्च हो गए। रिकवरी कितनी करने वाले थे वो लोग, खर्च कितने हो गए? परेशानी। चलो डिपार्टमेंट के लिए तो परेशानी है ही है। एक बिजनेसमैन, छोटा बिजनेसमैन जिसकी इतनी अच्छी सेल नहीं है, उसको भी जीएसटी में डाल देना और बोलना कि भाई सारे के सारे कंप्लायंसेस कर, क्योंकि तू जो जिस गुड्स में या जिस सर्विस में डील कर रहा है वो सप्लाई है, और सप्लाई होने की वजह से आपके ऊपर जीएसटी लग जाता है। तो छोटे छोटे बिजनेसमैन भी इसमें फंस जाते हैं। ऐसा जीएसटी में कंप्लायंसेस भी खूब सारे हैं, GSTR 1, GSTR 3 भी चेक करना, सॉरी GSTR 2 भी चेक करना, GSTR 3 भी फाइल करना, याद है कि नहीं है? अगर उसके अलावा प्रॉपर तरीके से अकाउंट्स मेंटेन करना। अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में भी चले जाते हो तो आपको 1% टर्नओवर का बिना मतलब जेब से एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ना। अरे यार एक छोटा बिजनेसमैन इन चीजों में ध्यान क्यों देगा? तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट बनाई है, कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट्स बनाई है। एक तो कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट्स बनाई है, उसके अलावा बोला कि कुछ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन मतलब क्या हुआ कि भाई लिमिट क्रॉस हो नहीं हो, अगर हमने आपको बोल दिया तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। अब इस रजिस्ट्रेशन में 3 सेक्शन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में ना, एक तो है हमारा सेक्शन 22, एक है हमारा सेक्शन 23, एक है हमारा सेक्शन 24। सेक्शन 22 बात करता है थ्रेशोल्ड लिमिट की। सेक्शन 24 बात करता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की। कंपलसरी। सेक्शन 23 किस बारे में बात करता है बोलो? वेरी गुड, नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, नॉट लायबल फॉर। इसने बोला भाई हमने आपको लिमिट बताई है, अगर आपका टर्नओवर उस लिमिट से क्रॉस हो जाएगा तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना है। बट 24 ने बोला भाई हम कुछ कुछ एक्टिविटीज बताएंगे, कुछ कुछ गुड्स बताएंगे, कुछ सर्विसेज बताएंगे, कुछ कुछ तरीके बताएंगे, अगर आप उन सब चीजों में फॉल कर जाते हो तो आपको फर्क नहीं पड़ता क्या आपका टर्नओवर है, आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मतलब मैं बात करूं तो ये इसको क्या करता है, ओवर राइड करता है। 24 तो 22 को ओवर राइड करता है।
मतलब 24 ने जब बोला तो हम 22 को देखेंगे भी नहीं, बट 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, जहां पर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का क्लॉज आ गया वहां पे मतलब क्या मुझे टर्नओवर से, अरे बोलो यार। 23 बात करता है कि भाई दुनिया में कोई कुछ भी बोले तो मेरी सुन, तेरे को अगर मैंने मना कर दिया कि तू लाइबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो 22 कुछ भी बोले 24 कुछ बोले तो मतलब भी नहीं होना चाहिए ना यार, क्योंकि तो मैंने मना किया है, मैं हूं माई बाप। सेक्शन 23 है माई बाप इस पूरे रजिस्ट्रेशन चैप्टर का। बोलता है भाई मैंने मना कर दिया तो मैं ओवरराइड कर दूंगा भाई साहब, मैं कर दूंगा ओवरराइड, किसको, इसको भी एंड इसको भी, दोनों को। समझ में आया कि नहीं आया? दोनों को ओवरराइड कर देगा हमारा सेक्शन 23। अरे बोलो, फटाफट कॉपी करो उसको अपनी नोटबुक के अंदर, थोड़ा दूर दूर करना कॉपी। अभी और डिटेल में इस डायग्राम को बनाएंगे हम लोग, तो नीचे थोड़ा स्पेस छोड़ना आप लोग, है ना। बहुत बातें कर रहा है तू, बहुत बातें, बहुत मूड में लगता है तू है। क्या काम आता है ना, कह रहा हूं ना यार। अभी सबका चार्ट बनाएंगे अपन, सबका चार्ट बनाएंगे अभी अपन। बढ़िया बनाओ, जो नेक्स्ट हमारे स्टूडेंट आएंगे उनको भेज देना। अरे तुम सीए बन जाओगे, तुम्हारे बाद वाले स्टूडेंट को भेज देना, और जिस बहुत पैसा है वो पुराने स्टूडेंट से खरीद लो। ले कॉपी। हाँ भाई, आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं, चलो। सेक्शन 22 बात करता है थ्रेशोल्ड लिमिट की। अच्छा एक बात बताऊं, तो मैं क्लियर कर दूं भाई, जैसे ही जीएसटी में आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, जैसे ही जिस टाइम पर, आपको उसी टाइम से गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब यू बिकम लाइबल टू पे टैक्स व्हेन यू बिकम रजिस्टर, सिंपल है। मतलब जैसे ही थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर गई या कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन वाला क्लॉज आपको टच कर गया, उसी टाइम से आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने का है। अब वो कितने दिन में लेने का है, क्या लेने का, समझाऊंगा आगे, बट आपके ऊपर लाइबिलिटी उसी दिन से आ जाती है। ये चीज क्लियर है कि नहीं है, बोलो ना। तो अपने को उसी दिन से गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, ये चीज दिमाग में क्लियर है ना। और उसी दिन से अपने सारे कंप्लायंसेस भी अपने को फॉलो करने हैं। कंप्लायंसेस बोले तो जीएसटी में जीएसटी R1 फाइल करना, जीएसटी R2B से अपने अकाउंट्स को चेक करना, जीएसटी R3B फाइल करना, अपने अकाउंट्स को जीएसटी के तरीके से मेंटेन करना, जो जीएसटी के पूरे एक्ट में लिखा हुआ है वो सब चीजें फॉलो करना। गुड्स जब आप एक जगह से जगह भेज रहे हो तो ई वे बिल क्रिएट करना, डिलीवरी चालान बनाना, बहुत सारी मगजमारियां हैं, सब फॉलो करनी पड़ेगी। किस दिन से, जिस दिन आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन
ले लिया है। क्लियर है क्या? अब सर क्या है ये लिमिट, क्या है ये थ्रेशोल्ड लिमिट? सेक्शन 22 स्पीक्स अबाउट थ्रेशोल्ड लिमिट। क्या बोला देखो, एवरी सप्लायर shall be liable to register under this act in the state or union territory from where he makes a taxable supply of goods or service or both, if his aggregate turnover in a financial year other than special category state exceeds 20 lakh and for special category states exceeds 10 lakh. लिमिट क्या डिसाइड हुई? 20 लाख और 10 लाख अभी तक जितना हमने पढ़ा है। 20 लाख किसके लिए? अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। 10 लाख किसके लिए? स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। यहां पर स्पेशल कैटेगरी स्टेट सिर्फ 4 है, MMT नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड नागालैंड। वहां हम लोगों ने पूरी कहानी पढ़ी थी कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर, यहां पर सिर्फ MMT नागालैंड, सिर्फ 4 है। सिंपल है, क्या याद हो जाएगा? 10 लाख के लिए यहां पे क्या है? MMT नागालैंड। अब सर इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो हमारे को याद है तो सही, बट अभी हम याद करना चाहते नहीं है। जैसे हमारा एग्रीगेट टर्नओवर, कौन बताएगा एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन? ये सब साथ में बोलेंगे, बोलो सब साथ में फिर। एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स, वेरी गुड, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई के भी 3 पार्ट, होली एग्जेम्प्ट, निल रेटेड, नॉन टैक्सेबल। ठीक है, एग्जेम्प्ट के बाद एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। 4 क्या था? इंटर स्टेट सप्लाई ऑन सेम पैन। एक्सक्लूड्स क्या था? इनवर्स सप्लाई लाइबल टू पे रिवर्स चार्ज, और जीएसटी और सेस जो भी थे सबके सब, वो सब हमारे एक्सक्लूड होते हैं एग्रीगेट टर्नओवर से। बहुत बढ़िया, सेम मीनिंग जो हम लोग वहां पढ़ के हैं, डिट्टो कॉपी पेस्ट सेम मीनिंग हमारा एग्रीगेट टर्नओवर का यहाँ पर है, कुछ फर्क नहीं है। और आप लोगों को याद भी है, कॉम्पोजिशन स्कीम में अपन ने बहुत डिटेल में उसको पढ़ा था, बहुत ज्यादा डिटेल में, ज्यादा डिटेल में पढ़ा था। अच्छा, अगली इसने पॉइंट बोला है इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ये क्या है यार, ये कौन सी कहानी है? मैंने आपको स्टार्टिंग में जीएसटी नंबर का पूरा बाइफरकेशन दिया था, स्टेट कोड वगैरह सब लिखा हुआ था उसमें, और मैंने आपको ये भी कहा था कि जीएसटी जो है वो स्टेट वाइज लेनी होती है, क्योंकि जीएसटी अपने इंडिया में ड्यूअल मॉडल पर है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो भाई गवर्नमेंट बोलती है जो भी पर्सन जिस स्टेट में बिजनेस कर रहा है, सप्लाई जिस स्टेट में कर रहा है, उसको उस स्टेट में क्या करना पड़ेगा? जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मतलब अगर मैं राजस्थान में हूं और मैं बोलता हूं कि भाई मैं राजस्थान से गुजरात माल बेचना चाहता हूं, तो आप बिजनेस कहां कर रहे हो? राजस्थान में, तो आपको राजस्थान में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आप गुजरात, चेन्नई कहीं पर भी माल बेच सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। बट आप बोलते हो नहीं भाई साहब, मैं तो चाहता हूं मेरा एक वेयर हाउस ही मैं कहां डाल दूं? गुजरात में डाल दूं, और मेरा एक पर्सन वहीं बिठा दूं, मेरा एक नाम वहीं डाल दूं, तो उसके लिए आपको गुजरात के अंदर एक अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। स्टेट को चेंज हो जाता है इसलिए। और हमारे इंडिया क्या फेडरल स्ट्रक्चर पे, इसमें बोलते हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं तू तेरा, स्टेट गवर्नमेंट बोलती है मैं मेरा, तू तेरा मैं मेरा वाला कॉन्सेप्ट है। तो अपना रास्ता देख, मैं अपना रास्ता देखूंगी भाई, सीधी बात है ना? क्लियर है क्या? इसलिए यहाँ पे लिखा गया इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। मतलब बहुत बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपके पास में एक बिजनेसमैन आएगा, बोलेगा भाई साहब मेरा बिजनेस बहुत फैला हुआ है, राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई यहीं रहकर आप बिजनेस वहां पर, मतलब यहां रहकर आप सप्लाई वहां कर रहे हो, या वहां पर कोई एस्टेब्लिशमेंट भी है?
अगर वहां पर कोई स्टेब्लिशमेंट भी है तो वहां पर अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बट क्या रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा वो डिपेंड करता है एग्रीगेट टर्नओवर अगर उसका 20 करोड़, सॉरी 20 लाख या 10 लाख, अगर स्पेशल कैटेगरी में 10 लाख रुपए और अगर नॉर्मल में है तो 20 लाख रुपए से क्रॉस हो जाता है तो। सिंपल है क्या? अरे बोलो ना यार। और लिखा हुआ है एवरी सप्लायर शिल बी लायबल टू रजिस्टर, को समझने में दिक्कत ही नहीं है। ये समझाता हूँ मैं, वेयर ही मेक्स टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, समझाता हूँ मैं आगे। आगे लिखा हुआ है भाई प्रोवाइडेड आल्सो दैट द गवर्नमेंट में एट द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, ये एग्रीगेट टर्नओवर जो है 20 लाख रुपए इंक्रीज कर सकते हैं 40 लाख रुपीज तक, लिखा हुआ है ऐसे। और एक्चुअल में क्या हुआ फिर आगे नोटिफिकेशन पास हुआ और ये 20 का 40 हो गया है, बट उसमें कुछ ना कुछ अलग अलग प्रोविजन डाले गए हैं जो अपन आगे बात करें। अभी अपने दिमाग में भाई 20 लाख 10 लाख है 40 लाख हो गई है, बट 40 लाख की कुछ कंडीशन है जो पूरी करनी पड़ेगी, जो हम 40 लाख में पढ़ लेंगे। अभी एक बार के लिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 20 लाख और 10 लाख की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अपन अगर थोड़ी और बात करें एग्रीगेट टर्नओवर की, जो आप लोग को ऑलरेडी पता ही है, पर चलो कोई बात नहीं, इसमें लिखा हुआ है सब कुछ को ना। चलो ये पढ़ लेता, बता दो कमेंट्स इंपॉर्टेंट। एग्रीगेट टर्नओवर टू इंक्लूड टोटल टर्नओवर ऑफ ऑल ब्रांचेस विद सेम पैन, ये बात चुका बन गया। मतलब एक है मिस्टर विकास जो बहुत विकास कर रहा है, उसका एक बिजनेस कहाँ है, राजस्थान में है, एक बिजनेस गुजरात में है, एक बिजनेस मुंबई में है, वो महाराष्ट्र में है। आपके पास जब आया आप तो भाई साहब राजस्थान टर्नओवर कितना है, तो भाई साहब 5 लाख रुपए, हम लोग ठीक है। गुजरात में कितना है, उसमें 2 लाख रुपए, हम लोग ठीक है। तो मुंबई में कितना है, तो मुंबई में 10 लाख रुपए, हम लोग ठीक है। तो जो एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करना है वो पैन इंडिया वाइज कैलकुलेट करना है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मतलब हम उसको बोलेंगे भाई साहब 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 10 लाख इज 17 लाख, 17 लाख हुआ तो आपका एग्रीगेट टर्नओवर जो है 20 लाख से कम है, इसलिए यू आर नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन सेक्शन 22। सेक्शन 22 का अकॉर्डिंग तो ये लाइबल नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। और सर मैं बोलता हूँ मेरा एक है मिस्टर साधु। मिस्टर साधु का बिजनेस कहाँ है, मणिपुर में है। अगर उसका बिजनेस मणिपुर में है तो जैसे ही उसका टर्नओवर 10 लाख से क्रॉस हो जाएगा उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। किसी के दिमाग में क्वेश्चन खटक रहा है क्या? भाई अपन ने कॉम्पोजिशन में तो ये पढ़ा ही नहीं था, पहली बात। अपन ने कॉम्पोजिशन में तो ये पढ़ा था कि अगर एक जगह से इनएलिजिबल हो गए तो अपन को हर जगह से कॉम्पोजिशन छोड़नी पड़ेगी। वहां पर कि तू है तो पूरी कायनात है, तू नहीं तो कुछ भी नहीं, याद है क्या? वहां था कि भाई सब दोस्त साथ चलेंगे तो मैं घूमने चलूंगा, नहीं तो मैं कहीं घूमने नहीं चलूंगा। कॉम्पोजिशन ऐसा बोलता है, रजिस्ट्रेशन ऐसा नहीं बोलता। रजिस्ट्रेशन को सब दोस्तों की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन बोलता है भाई जहां जहां मैं एप्लीकेबल हो रहा हूँ ना वहीं वहीं एप्लीकेबल करो, हर जगह मत घुसड़ो मेरे को। बोले यार बुरा क्या मान रहा है, थोड़ा डिटेल में समझा बोलना का चाहता है रजिस्ट्रेशन चैप्टर तू। वो बोलता है एग्जांपल ले लेते हैं मिस्टर विकास का ही, उसका एक बिजनेस है राजस्थान में, एक बिजनेस है गुजरात में, और एक बिजनेस है वही महाराष्ट्र में, एंड एक और बिजनेस है हमारा कहां पर, मणिपुर में। राजस्थान में टर्नओवर 5 लाख, गुजरात में 2 लाख, महाराष्ट्र में कितना 3 लाख, और मणिपुर में 2 लाख। सिंपल। अब आप क्या बोलोगे भाई साहब 5 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 टोटल हो गया हमारा 12 लाख रुपए। अब सर हम लोग 20 लाख रुपए का टर्नओवर, 20 लाख रुपए का एग्रीगेट टर्नओवर है 10 लाख रुपए का। यहाँ इस केस के अंदर कैसा बोला गया है भाई, अगर आपने मणिपुर में भी बिजनेस कर रहे हो तो आपका एग्रीगेट टर्नओवर जो 20 लाख था वो ऑटोमेटिकली कम होकर कितना हो गया, 10 लाख रुपए हो गया। और इसलिए इसलिए क्योंकि आपका एग्रीगेट टर्नओवर का जो कैलकुलेशन था वो लिमिट 10 लाख पर आ गई, इसलिए आपको अब राजस्थान में भी रजिस्ट्रेशन लेने का है,
मणिपुर में भी लेने का है, गुजरात में भी लेने का है, एंड महाराष्ट्र में भी लेने का है। अब ये मैंने जब पहला भी मैंने बोला कि सब दोस्त चलेंगे तभी मैं चलूंगा, ये कॉम्पोजिशन में अप्लाई होता है, रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं होता है, इसका मैं लॉजिक आगे समझाऊंगा। यहाँ तो अप्लाई हो रहा है भाई, यहाँ तो वही है, सब चलेंगे तो मैं चलूंगा, बट यहाँ सब चलेंगे मैं चलूंगा वाला कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि बोलते हैं भाई हमने बोला, तुम खुद सोचा ना, इसने ऐसे बोला कि भाई साहब एग्रीगेट टर्नओवर डिपेंड करता है, अगर एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख से कम है, सॉरी 10 लाख से ऊपर है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट में अगर आप 10 जगह बिजनेस कर रहे हो, उसमें एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट भी है, तो आपका ऑटोमेटिक टर्नओवर 20 लाख से कम होकर 10 लाख पर आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये पॉइंट क्लियर एकदम कट्टर तरीके से। अभी बोलता है एग्रीगेट टर्नओवर जब कैलकुलेट करोगे कैसे करोगे, विद ऑल ब्रांचेस विद सेम पेन। एग्जांपल देख लो ये दोनों फटाफट, सिर्फ ये देखना एग्जांपल है ना। अपने सब पढ़ चुके हैं इसलिए मैं तुम्हारे को ज्यादा पढ़ा नहीं रहा हूं, तुम खुद देखो तो बढ़िया रहेगा। हाँ आगे क्या है, आगे देखो, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स सर्विसेज exempted गुड्स सर्विसेज इंटरस्टेट सप्लाईज बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन हैविंग सेम पैन टू बी इंक्लूडेड इन द एग्रीगेट टर्नओवर। पढ़ चुके हैं हम लोग। हाँ एग्जांपल देख लो उसके दोनों फटाफट, सब इजी इजी, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए मैं इसको पहले कॉम्पोजिशन के साथ पढ़ाने वाला था, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस मैंने पहले वो उठा लिया। ढंग से पढ़ना भाई, ऐसा मत पढ़ना सोचना कि एग्जांपल आएंगे नहीं एग्जाम में, इस पे एकदम एग्जैक्ट इसी लाइन में एमसीक्यू हो सकता है अपने एग्जाम में। ये लैंग्वेज बोल रहा हूँ मैं, इतनी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है ये। क्लियर है क्या? हाँ भाई पक्का। चलो सुपर, आगे देखो, बोलता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा है ये वाली, ऐसा बोलता है aggregate turnover to include all supplies made by the taxable person whether on his own account or made on behalf of his principal। सर ये क्या लाइन है, ये से लाइन है, सुनना सुनना। एक एजेंट है, सुन लो एग्जांपल से देखते हैं, मोहिनी एंटरप्राइजेस, मोहिनी आ गई भाई पिक्चर में, is appointed Messrs Best Force and Associates as its agent। अब ये Messrs Best Ford and Associate कौन है, मोहिनी एंटरप्राइज का एजेंट है। तो Messrs Best Ford Associate जो खुद के नाम पर सेल करेगा, सप्लाई करेगा, वो तो उसके टर्नओवर में, एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगा ही होगा। और ये ऐसा बोलता है कि भाई बेस्ट फूड एंड एसोसिएट जो मोहिनी एंटरप्राइजेस के बिहाफ पर भी सेल करेगा, सप्लाई करेगा, वो भी इस बेस्ट फूड एंड एसोसिएट्स के टर्नओवर में इंक्लूड करेंगे, ऐसा बोला गया। मतलब एज अ एजेंट अगर आप प्रिंसिपल की तरफ से गुड्स एंड सर्विस सप्लाई कर रहे हो तो वो भी आपका टर्नओवर ही माना जाएगा। अब सर वो मोहिनी वाले में भी इंक्लूड होगा, यस, मोहिनी भी सप्लाई कर रहा है, मोहिनी के भी पर निकल गए तो मोहिनी भी के भी टर्नओवर में इंक्लूड होगा। ठीक है, देखो, ऑल द सप्लाईज ऑफ गुड्स आर मेड बाय मेसर्स बेस्ट फूड एंड एसोसिएट एज अ एजेंट ऑफ मोहिनी एंटरप्राइज, examine whether such supply shall be included in computation of aggregate turnover in order to determine the liability. Yes, aggregate turnover to include all supplies made by taxable person whether on his own account or made on behalf of his principal. Thus in the above case all the supplies of goods made by Messrs Best Foods and Associates as agent of Mohini Enterprises will be included in the aggregate turnover of Messrs Best Foods and Associates. Clear है क्या?
मोहिनी के पीछे पड़ा भाई तू। मोहिनी ने जो सप्लाई करी है एजेंट के थ्रू, वो वाला जो टर्नओवर है उसके एजेंट में भी इंक्लूड होगा, ऐसा बोलता है भाई। सपोज कर लेते हैं ना यार, मोहिनी ने मेसर्स बेस्ट फूड के नाम से क्या किया, 5 लाख रुपए का गुड सप्लाई किया आगे। तो ये 5 लाख रुपए का सप्लाई जो है मेसर्स बेस्ट फूड का भी माना जाएगा। और मोहिनी का, अगर मोहिनी की बात करें तो मोहिनी भी माना जाएगा। सिंपल सिंपल यार, वेरी वेरी इजी। पीनट्स फॉर यू पीपल, पीनट्स, इजी। आगे देखो, ये भी बहुत लॉजिकल है। पढ़ा है क्या अपन ने जॉब वर्क वाली बात? नहीं पढ़ी? अरे नहीं यार, झूठ बोलो तुम लोग, पढ़ी अपन ने यार, पढ़ ली यार, छोड़ दो यार। एग्जाम आएगा तो छोड़ देगा, छोड़ो यार, हटाओ, क्या बनेगा इसी है। छोड़ो उसको। अब ऐसा सोच भी मत भाई, 24 घंटे में एक बार सच्ची वाणी बैठती है दिमाग में। सोच अभी बैठी हो फिर। हाँ भाई, कुछ मत नहीं बोलने का जब, बी पॉजिटिव, वाइब्रेशन क्रिएट करो पॉजिटिव, समझ रहे हो? चलो आ जाओ। एग्जाम लेंगे मनन का, तक मनन को कंफ्यूजन ना हो। मनन है लकड़ी वाला। चलो एक काम का चेंज करते हैं, मनन को बनाते हैं कारपेंटर। अरे बहुत बढ़िया काम है भाई। टेबल चेयर मैन्युफैक्चर करता है हमारा मनन। हाँ पर पॉजिटिव सोच रहे हैं अपन, बढ़िया है। चलो अभी ध्यान दो उधर, ध्यान दो उधर, आ जाओ। अब अपन ये बात करते हैं धैर्य की। अब यहाँ इस तरह से बैठेगी। सुनना भाई, धैर्य क्या करता है? रिटेल करता है टेबल एंड चेयर। अब क्या किया धैर्य ने? धैर्य के पास टीम थी, वो जंगल गए, वुड्स काट के आए, और वुड्स काट के किसको दिया? मनन को दिया। ध्यान दे मनन, तेरी बात चल रही तो खो गया नीचे यार। सुनना भाई, इस वुड से मनन को बोला धैर्य ने कि भाई इन वुड से मेरे लिए तो टेबल एंड चेयर बना दे। तो मनन ने इस वुड से टेबल चेयर को कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, सुनना मेरी बात। धैर्य ने ये टेबल चेयर मनन से ली और आगे सेल कर दी। अब कॉमन सेंस की बात करें तो मनन का टर्नओवर क्या है इसके अंदर? क्या ये टेबल चेयर जो मनन ने धैर्य को दिया, क्या ये इसका टर्नओवर है क्या? क्या ये टेबल चेयर की वैल्यू मनन का टर्नओवर है क्या? भाई वुड्स को चेयर टेबल में कन्वर्ट करने के लिए मनन ने कुछ पैसे लिए होंगे, एग्जांपल में 10,000 रुपए। तो ये क्या हो गया? ये हो गया जॉब वर्क। जॉब वर्क मतलब किसी और के गुड्स पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना, कुछ काम करना, इसको बोलते हैं जॉब वर्क। तो मनन के टर्नओवर में सिर्फ 10,000 ऐड होगा, ना कि ये चेयर टेबल की जो प्राइस है वो ऐड होगा। ये चीज क्लियर है क्या? अब वही यहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है भाई साहब, द सप्लाई ऑफ गुड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द जॉब वर्क बाय रजिस्टर्ड जॉब वर्क शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द प्रिंसिपल रेफर टू इन सेक्शन 143 एंड वैल्यू ऑफ सच गुड्स शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द रजिस्टर्ड जॉब वर्कर। सिंपल है। अब हो सकता है धैर्य चेयर टेबल जो है आगे बेचे 20,000 रुपए में, है ना भाई साहब? तो ये बोलता है भाई 20,000 रुपए जो आगे बेच रहा है वो धैर्य का टर्नओवर है, मनन का टर्नओवर नहीं है। क्लियर है क्या?
बोलो। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, टेक्सटाइल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट, ये पढ़ चुके हैं। एक्सक्लूड ये पढ़ चुके हैं हम लोग। एग्रीगेट टर्नओवर एक्सक्लूड करता है इनवर्ट सप्लाईज ऑन टैक्सेस पेड ऑन रिवर्स चार्ज, पढ़ चुके हैं हम लोग क्या? एग्रीगेट टर्नओवर एक्सक्लूड करता है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, पढ़ चुके हैं ना। सेम पेन वाला इंक्लूड करता है, पढ़ लिया हम लोगों ने। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, सब चीज़ें सेम पेन पे इंक्लूड करता है। अब क्या हुआ भाई, सुनना मेरी बात। अब पब्लिक थोड़ी परेशान होने लग गई। परेशान क्यों होने लग गई? पब्लिक ने बोला कि भाई साहब 20 लाख यार बहुत कम टर्नओवर है यार। बातों बातों में 20 लाख रुपए टर्नओवर क्रॉस हो जाता है, और 20 लाख रुपए पे ही जीएसटी की लायबिलिटी थोड़ी भारी पड़ रही है। तो लोग गए किसके पास? मोदी जी के पास। नॉक 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 नॉक। मोदी जी बाहर आए, बोला मोदी जी केम छो? मजामा। मोदी जी ने बोला कहाँ से आए हो? उसने बोला आपके देश हिंदुस्तान, और देश के अंदर आप ही का स्टेट गुजरात, वहां से आए हैं हम लोग। बोला क्या चाहते हो? बोला चाहते तो हम एक ही चीज है, चाहते तो हम एक ही चीज है, बिजनेस करना। और बिजनेस करने में आप हमें कर रहे हो परेशानी। मोदी जी बोले कैसे? बोला गुजरात में मैक्सिमम कौन है? गुड्स गुड्स डील करने वाले और ट्रेडर्स है। आपने लगा दिया 20 लाख के ऊपर क्या? जीएसटी का लाइबिलिटी। अब यार हम गुजरात वाले, हम तो पूरे देश में धंधा करते हैं, 20 लाख तो ऐसे क्रॉस हो जाता है। तो बोलता है बढ़िया यार, क्रॉस होगा तो जीएसटी मिलेगा हमारे को। तो पब्लिक बोलती है भाई साहब एक काम करो, पैसे रख लो, जीएसटी रख लो, वोट छोड़ दो। मोदी भावुक क्यों हो रहे हो यार? लेट्स सिट ऑन अ टेबल एंड डिस्कस, व्हाट डू यू गाइस वांट। तो उन्होंने बोला यार कुछ नहीं मोदी जी, आप तो एक काम करो, अब 20 का 40 कर दो। और 20 का 40? बोला जो एग्रीगेट टर्नओवर आपने 20 लाख रुपए सेट कर दो, 40 कर दो। मोदी जी बोले यार अब वोट चाहिए तो करने पड़ेंगे। अच्छा, और किस्मत से मोदी जी ने और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने जब एक्ट बनाया, वहां लिखा हुआ भी है कि आप कभी भी इस 20 लाख को बढ़ा के क्या कर सकते हो? 40 लाख कर सकते हो। ऊपर पढ़ा भी, ऊपर ऊपर पढ़ के हैं। अच्छा, सेक्शन तो सब पढ़ते हैं यार। हाँ, वो गज्जू भाई पढ़ के गए थे, गुज्जू भाई पढ़ते, बोला आपने लिखा था भाई साहब 20 का 40 कर दो, लिखा था आपने, करो। मोदी जी बोला हाँ लिखा था, करेंगे, बट किन कंडीशंस में करेंगे वो थोड़ी बताया था, वो तो हमारी चलेगी। हम बोले कोई बात नहीं, बताओ क्या माहौल है, क्या कहानी है। उसने बोला भाई साहब पर्सन person who is engaged in exclusive supply of goods, सर्विस की तो बात ही खत्म कर दी इसने। बोला भाई जो गुड्स में डील करे ना, सिर्फ वही बात सुनना मेरी। जो सर्विस में डील कर रहे हो मेरी बात सुनो ही मत, तुम्हारे लिए वही 20-10 का ही कहानी है। गुड्स में कर रहे हो आओ, तुम्हारे लिए हम लोग टर्नओवर 20 से बढ़ा के कितने कर रहे हैं? 40 लाख। 40 लाख फ्रॉम रजिस्ट्रेशन रिक्वायर। हम खुश हो गए, क्या बात है, माशाल्लाह मोदी जी, तुम हो तो हम है तो तुम हो, क्या बात है। मतलब बट कुछ कंडीशन है भाई, कुछ कंडीशन है। यार फिर शुरू हो गए तुम, चलो बोलो। बोलो भाई देखो, हम लोगों ने सेक्शन 22 में थ्रेशोल्ड लिमिट की बात की थी, उस थ्रेशोल्ड लिमिट 20 का 40 कर रहे हैं, है ना, सीधी बात है। बट अगर तुम कहीं किस्मत से या किसी गलती से सेक्शन 24 में फॉल कर गए, तो वहां पर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है भाई, वहां पर 20-40-10 की बात मत करना। बोले यार ठीक है, वैलिड पॉइंट है यार, 20-10 भी होता और हम सेक्शन 24 में फॉल कर जाते तो रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ता, 20-10 की बात ही खत्म हो जाती। पहला पहला बोल दिया भाई साहब अगर आप सेक्शन 24 में फॉल कर जाते हो फिर यार बात खत्म हो जाएगी, फिर यार फिर मत बोलना 40 लाख 20 लाख 10 लाख, मतलब ही नहीं ना यार। हम बोले ठीक है मोदी जी एकदम बराबर बात बोल रहे, एकदम बराबर। हम बोले और कोई बात है क्या? हाँ हाँ हाँ, बात क्यों नहीं है, बात तो बहुत सारी है।
बात यह है कि आप अगर एंगेज हो इन मेकिंग सप्लाईज ऑफ आइसक्रीम एंड अदर्स, डिटेल में लिखा हुआ है, मैंने इसको काट देता अपन एक बार। तनिषा का फेवरेट, अबे आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर नॉट कंटेनिंग कोकोआ। हितेश का फेवरेट पान मसाला। अक्षत का फेवरेट टबैको एंड टबैको मैन्युफैक्चर सब्सटीट्यूट्स। लिया। उसके अलावा पढ़ चुका ऑलरेडी, फ्लैश ब्रिक्स, फ्लैश एग्रीगेट्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसल मिल्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थन रूफिंग टाइल्स। वहां तो मैन्युफैक्चर था, यहाँ लिखा हुआ है मेकिंग सप्लाई। सप्लाई भी नहीं कर सकते भाई साहब आप लोग, ध्यान दे यार भाई। आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस हो गया, ठीक है, वेदर नॉट कंटेनिंग कोकोआ। पान मसाला हो गया, टबैको मैन्युफैक्चर सब्सिडी वो हो गया अपना सब्स्टिट्यूट हो गया। फ्लैश ब्रिक्स, फ्लैश एग्रीगेट्स, फ्लैश ब्लॉक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसल मिल्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थन ऑफ रूफिंग टाइल्स, सब डाल दिया इसने। ये सबको आप सप्लाई ही नहीं कर सकते हो, ऐसा बोला है। यार मोदी जी यार परेशान कर रहे हो धीरे धीरे। पर और सुनो, ये तो शुरुआत हुई है। हम बोले ठीक है और बताओ। बोलो भाई साहब, अगर आप इन सब स्टेट्स में हो, किसमें, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, तेलंगाना, पुदुचेरी एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेट एज पर सेक्शन 22, मतलब नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। अगर लिखा इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स आर नेवरदलेस, इसको भूल जाओ एक बार, उसको मैं देख ही नहीं रहे, अपन यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं। बोलता है भाई साहब अगर आपने इंटर स्टेट सप्लाई करते हो इन सब स्टेट्स के अंदर, याद करें ना अपन, अगर अरुण आ गया इसमें, अरुण आ गया ना, अरुण आ अरुण अरुण आ गया, मेगा आई क्या, मेगा मेगा भी आ गई, अरुण मेगा कहाँ गए हैं, उत्तराखंड भी आ गया, उत्तराखंड भी आ गया है ना, सिक्किम है क्या, सिख भी हो गया, ठीक है, फिर MMT से ये भी करा दिया। बट इसमें दो, मतलब इसमें दो चीजें एक्स्ट्रा हो गई, कौन कौन सी, तेलंगाना एंड पुदुचेरी। पुदुचेरी को पहले पौंडीचेरी भी बोला करते थे, पुदुचेरी को, तेलंगाना एंड पुडुचेरी दोनों एक्स्ट्रा है इसमें, याद करने पड़ेंगे। मतलब आप अगर इन सब स्टेट्स में हो तो आपको 40 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी भाई साहब। हमने लगा क्यों, ऐसा क्यों, गवर्नमेंट बोलती है ये सब वैसे थोड़ा बैकवर्ड स्टेट्स है। हम लोगों ने इन मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के अलावा वैसे भी सबको 20 लाख की लिमिट दे ही दी है। अरे स्टार्टिंग में देखा तुमने 20 और 10 की लिमिट थी, 10 लाख की लिमिट थी MMT नागालैंड, बाकी सबके लिए 20 लाख की लिमिट है। बोला भाई साहब हमने 40 लाख की लिमिट कर दी है आपके लिए, बट इन सब स्टेट्स के लिए अभी भी 20 लाख की लिमिट है, और इन चारों के लिए 10 लाख की लिमिट है। सिंपल। मतलब अगर मैं तुम्हारे को और डिटेल में समझाऊं तो अगर हम लिमिट्स की बात करें, रजिस्ट्रेशन की लिमिट्स की बात करें, तो 3 लिमिट है ना, एक हो गया 20 लाख, एक हो गया 10 लाख, एक हो गया 40 लाख। कैसा बोला गया है, 10 लाख तो है MMT नागालैंड, 20 लाख किसके लिए, सुनना, 20 लाख अपन स्टेट्स की बात कर रहे हैं, मैं अंदर गुड्स सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी स्टेट्स की बात कर रहा हूँ। स्टेट्स की बात करें तो कौन कौन से इसमें आ गए, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और उत्तराखंड और सिक्किम, और भाई ये तीनों तो आएंगे ही नहीं क्योंकि तो 10 लाख में आ गए अब, और कौन से, तेलंगाना एंड पुदुचेरी, और बाकी सारे के सारे अदर स्टेट्स कहाँ गए, 40 लाख की लिमिट। स्टेट्स, स्पेसिफिक स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स तो यहाँ पर बाइफिकेट हो गए। अब अंदर और गुड्स है, सर्विस है, वो सब बात अलग है। मतलब इसकी अगर इसकी दो चार टेबलें बनेगी, एक तो लिमिट वाली टेबल बन गई, और अगर हम बात करें 40 लाख की तो 40 लाख की कंडीशंस भी कुछ है कि भाई साहब पहले तो इन स्टेट्स को भूल जाओ, भूल गए, आगे बोला भाई इन स्टेट्स को भूलने के बाद में आपको एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स करना है। बोला ठीक है भाई साहब, और उसने बोला भाई आइसक्रीम या पान मसाला, टबैको सब्स्टिट्यूट्स, वो फ्लाई ऐश ब्रिक्स वाला सब चीजें नहीं करनी है, और कंपनसेशन फॉलो कर तो छोड़ना पड़ेगा, वो तो भाई 20 और 10 40 फर्क पड़ता ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया, हम बोले ठीक है, बोले ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट और है, देखो कौन सा वाला, पर्सन हु हैज ऑप्टेड फॉर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन
और सच रजिस्ट्रेशन पर्सन हु इंटेंडेड टू कंटिन्यू विद देयर रजिस्ट्रेशन अंडर सीजीएसटी एक्ट। ठीक है, लिखा हुआ है। ये मतलब एक गवर्नमेंट जो है ना हमारी, जो जीएसटी वाली गवर्नमेंट है, क्या करती है, सुनना मेरी बात, वही चीज करती है, वैसे बोलती है भाई साहब हमने आपको सेक्शन 22 दिया, 24 दिया, 23 दिया, 22 में है थ्रेशोल्ड लिमिट, 24 में कंपलसरी, 23 में कि नॉट लाइबल। बट अगर आपकी स्वर्ण इच्छा से आप चाहते हो कि मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लूं, ऐसा क्यों चाहोगे आप? डेफिनेटली तभी चाहोगे कि आपका जब इन्वेस्टमेंट बहुत मोटा लगने वाला हो, आपको इनपुट बहुत मोटा मिलने वाला हो। होता है ना, अरे मैं होटल खड़ी कर रहा हूँ, अब होटल खड़ी करने में मेरे को ट्यूबलाइट, लाइट, ये टेबल चेयर, कितनी सारी चीजें आएंगी, मुझे 1 से 1.5 करोड़ के सेल का इनपुट मिलेगा। अरे तो मैं इनपुट का मजा क्यों नहीं लूं? इसलिए मैं रजिस्ट्रेशन पहले ले लेता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसी सिचुएशन में लोग क्या करते हैं, वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं। तो बोला भाई साहब अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया तो क्या 20, क्या 40, क्या 10, क्या मतलब लिमिट से आपको जिस टाइम पे अपना मन किया आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, उस टाइम से यू आर लायबल टू पे रजिस्ट्रेशन, लायबल टू पे जीएसटी, खत्म। सिंपल है कॉन्सेप्ट। बोले ठीक है भाई साहब, बोले ओके, बोलो कोई परेशानी यहाँ तक? बोलो, अपन ने 20 लाख, 10 लाख और 40 लाख की लिमिट समझ ली है। 20 लाख किस किस पे लगेगा? रुको रुको, पहले अपन बात करें, सुनना। अगर कोई सर्विस सप्लाई करने वाला आदमी हो या गुड्स के साथ भी अगर कोई सर्विस सप्लाई कर रहा हो तो 20 लाख में करेगा, क्योंकि 40 लाख में तो बोला गया एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स। मन में आया कि नहीं आया? और 10 लाख में आपने तभी जाएगा जब एमएमटी नागालैंड में हो, नहीं तो उस पर लगेगा 20 लाख रुपए। सिंपल है क्या? और स्टेट्स अपन अभी देख लिया स्पेसिफिकली, ये कुछ परेशानी यहाँ तक? पक्का? भाई ये जो चीज़ें अपन समझ रहे हैं ना, इसको समझने में लोगों को बहुत सारी क्लासेस लग जाती है। आई होप आपको इस चीज़ जल्दी समझ में आ रही हो यार। मेरे को डर लग रहा है कि भाई अपन बहुत जल्दी फटाफट खत्म कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना भाई? अपने अपने कंट्रोल में ना चीज़ें, मतलब बस कंट्रोल होना चाहिए। बिजनेस लिखा कि भाई रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड ओनली फॉर अ प्लेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम वेयर टैक्सेबल सप्लाई टेक्स प्लेस। ये क्या है? ये नई कहानी है, सुनो, ये बढ़िया कहानी है। हर एक स्टेट के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, मैंने बात किया अभी। बोलो यार, हर एक स्टेट के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। क्लियर है? बोलो ठीक है भाई, सब क्लियर है। एग्जाम्पल लेते हैं। मिस्टर सिखू है, सिखू सीख रहा है अभी धीरे धीरे, उसका नाम मिस्टर सिखू। उसका एक बिजनेस राजस्थान में, सुनना, राजस्थान में भी जो बिजनेस है वो स्टेशनरी का, जिसमें आती है पेन, पेंसिल, जो भी चीजें, बुक्स नहीं, बुक्स नहीं, एक्सेप्ट बुक्स, एक्सेप्ट बुक्स। और गुजरात में सिर्फ बेचता है वो बुक्स। ये बिजनेस। अब मुझे एक बात बताओ, सुनना, इसका टर्नओवर मिस्टर सिक्कू का राजस्थान में है 30 लाख, गुजरात में है 12 लाख। क्या इसका टर्नओवर, क्या इसका टर्नओवर 42 लाख हो गया क्या? और क्योंकि ये इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है, गुड्स में डील कर रहा है, अरे बोलो, ना सेक्शन 24 में काम कर रहा है, ना वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है, ना वो जो अप्लाई करना है वो सब सप्लाई कर रहा है, तो क्या इसको लिमिट 40 लाख मिलेगी? 40 लाख लिमिट मिलेगी। इसने, इसकी टर्नओवर का 42 लाख रुपीस, क्या इसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? यस लेना पड़ेगा, यस यस यस, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और तो और स्टेट वाइज लेना पड़ेगा, है ना भाई? अब मिस्टर को एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन बहुत जोर से क्वेश्चन आया उसको, इतना जोर से क्वेश्चन आया कि वो भाग गया मोदी जी के पास। बोला मोदी जी बाहर आओ, एक बहुत जोर का क्वेश्चन आया है। मोदी जी को बोला यार मोदी जी मेरी बात सुनो आप यार, सर राजस्थान में मैं स्टेशन सप्लाई करता हूँ, वहां मेरा 18% टैक्स लगता है, वहां रजिस्ट्रेशन लेने के लिए बोल रहे हो, ठीक है डन है, समझ में आता है, लेना भी चाहिए, बराबर है। यार गुजरात में
मैं बुक सप्लाई कर रहा हूं, और यार बुक पर कोई जीएसटी है ही नहीं, एग्जेम्प्ट है अभी तक तो मैं गुजरात में रजिस्ट्रेशन लेके करूं भी क्या? क्या मिलेगा लेने से यार? यार मोदी जी आप बोलो रजिस्ट्रेशन ले लो, आपको ना टैक्स मिलेगा, मैं एकदम सप्लाई कर रहा हूं, तो मुझे कुछ इनपुट भी लेने दोगे नहीं आप? अरे इनपुट ले लूंगा तो कहाँ क्या करूंगा, इनपुट का खाऊंगा थोड़ी, खाना करना क्या सर? यार मोदी जी यार मतलब बताओ यार, गुजरात में रजिस्ट्रेशन लेने का मतलब है कोई? चलो अपने एग्री के टर्नओवर में ऐड किया मानता हूँ, आप मेरी रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी में सेट करो मानता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बट यार गुजरात में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने का मतलब है क्या कोई यार? अरे मोदी जी बोलते हैं अरे मैंने बताया था ना, तू है तो पूरी कायनात है, चलेंगे साथ साथ चलेंगे। अरे वो तो कॉम्पोज जी ने बताया था ना यार, आपने रजिस्ट्रेशन में थोड़ी बताया था ऐसे कि सब चलेंगे साथ चलेंगे, ये क्या लॉजिक है? अरे गुजरात में हुए जरूरत ही नहीं है फालतू। यार बात तो तेरी एकदम सही है, तो यहाँ वो कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया, यहाँ कॉन्सेप्ट ऐसे बोला भाई साहब रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है ओनली फॉर अ प्लेस ऑफ बिजनेस जहां से सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज हो रहे हो। मतलब यहाँ पर अगर मैं गुजरात के अंदर बुक्स के अलावा पेट्रोल बेचता, डीजल बेचता, हाई स्पीड डीजल, एविएशन वाला फ्यूल बेचता, एल्कोहल बेचता, तो वहां पर ये चीज अप्लाई नहीं होती, मतलब वहां पर रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? और क्या मैं एक ही स्टेट में मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले सकता हूं क्या? बिंदास ले सकते हो, आप एक ही शहर में 10 रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, आपकी इच्छा है, और आप एक ही शहर में एक ही रजिस्ट्रेशन लेकर 10 बिजनेस भी चला सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हर एक बिजनेस वर्टिकल के लिए आपको अलग से जीएसटी लेना पड़ेगा, आपकी इच्छा है। आप चाहते हो एक ही जीएसटी लेकर जूते भी बेचो, कपड़े भी बेचो, और जो करना है करो, कोई परेशानी नहीं है भाई साहब, आपके अकाउंट्स बराबर मेंटेन होने चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आपके एक ही अकाउंट्स में जूते शूज सब चीजें मेंटेन कर सकते हो तो करो, हमें परेशानी है ही नहीं भाई साहब, आपको मेंटेन करना, हमें थोड़ी मेंटेन करना है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। नहीं। A person is required to obtain registration with respect to his each place of business in India from where a taxable supply has taken place. However, a supplier is not liable to obtain registration in a state or union territory from where he makes an exempt and non-taxable supply, क्योंकि वहां पर कुछ लेने की जरूरत ही नहीं, कुछ सेंस ही नहीं होगा लेने का। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल पढ़ लो फटाफट, यहां से लेकर यहां तक एग्जाम्पल है, यहां से लेकर यहां तक एग्जाम्पल पढ़ लो। बहुत बढ़िया, देखो मैं समझाता हूँ, देखो देखो लिखा हुआ क्या है। उदय एंटरप्राइजेज एंगेज इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स इन महाराष्ट्र, इट आल्सो सप्लाइज अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन फ्रॉम नागालैंड। Its turnover in the current financial year is 34 lakh rupees in Maharashtra and 8 lakhs in Nagaland. आगे देखो, since Uday Enterprises is exclusively engaged in making taxable supply of goods from Maharashtra, the applicable threshold limit for obtaining registration is 40 lakh. However, the threshold limit will not be reduced to 10 lakh in this case. क्यों? क्योंकि वहां पर वो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन सप्लाई कर रहा है नागालैंड से। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं उसको कंसिडर करूंगा ही नहीं ना यार, भाई भले एग्रीगेट टर्नओवर में तो लूंगा, बट मैं उसको सप्लाई करने में, वहां से टैक्स भरने में कंसिडर करूंगा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। इन द गिवन केस सिंस द एग्रीगेट टर्नओवर मिस्टर उदय एक्सीड्स द एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट, एग्रीड एक्सीड किस हो रहा है, 34 लाख प्लस 8 लाख एक्सीड हो गया है ना, इट इज लेवल ऑफ रजिस्ट्रेशन, इट विल ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन महाराष्ट्र बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन नागालैंड एज ही इज नॉट मेकिंग एनी टैक्सेबल सप्लाईज फ्रॉम सेट स्टोर। आगे देखो, फर्दर द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ अ पर्सन having place of business in more than one state unity, it gets reduced to 10 lakh rupees only when such person makes taxable supplies of goods or services or both from any of the special category state as per section 22. However, in this case, he makes exempt non-taxable supplies from a special category states and taxable supplies from a state other than special category state. The threshold limit will not be reduced. Otherwise, example लेते हैं, सुनो मैं चेंज कर रहा हूँ एग्जाम्पल। यहाँ पर वो अगर एल्कोहलिक लिकर की जगह पे कोई टैक्सेबल गुड्स बेच रहा होता, अरे वो ऑयल बेच रहा होता, दवाई बेच रहा होता, तो फिर उसकी लिमिट कम होकर 10 लाख हो जाती, क्योंकि नागालैंड में लिमिट 10 लाख रुपए।
फिर 40 लाख लिमिट नहीं होती। भले वो महाराष्ट्र में बिजनेस कर रहा हो, भले वो परेशान हो, रो रहा हो, बोला यार मैंने नागालैंड में 8 लाख रुपए का धंधा कुल किया है, मेरा मेन बिजनेस तो महाराष्ट्र में। अरे धंधा ही क्यों किया नागालैंड में? जैसे तो नागालैंड में पैर रखा, तेरा थ्रेशोल्ड लिमिट कम होकर 10 लाख हो जाएगा, बात ही खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल, एकदम सिंपल। अब देखो, अभी ऐसे बोलता है कि भाई 2 स्टेट में काम कर रहा है, महाराष्ट्र और नागालैंड में। अब एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए दोनों ऐड करोगे, उसमें तो कोई इफ एंड बटन नहीं है। बट रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कि भाई रजिस्ट्रेशन लूं नहीं लूं उसमें, उसके लिए इसने बोला कि भाई नागालैंड से आपको टैक्सेबल सप्लाई कर ही नहीं रहे हो यार, तो वहां का आप रजिस्ट्रेशन लो ही मत। अगर आप वहां का रजिस्ट्रेशन लेते ही नहीं हो, तो आपका एग्रीगेट टर्नओवर जो था वो नागालैंड के 10 लाख होने वाला था, वो 40 रह जाएगा। वहीं अगर मेरे को टैक्स पे करने की लाइबिलिटी बन जाती नागालैंड के अंदर, तब तो वो लिमिट जो 40 लाख की है वो कम होकर 10 लाख हो जाती। बट क्योंकि नागालैंड में मैं टैक्स रजिस्ट्रेशन ले नहीं रहा हूँ, जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले नहीं रहा हूँ, इसलिए मेरी लिमिट जो 40 के 40 लाख है। इसलिए 40 लाख भी एग्रीगेट टर्नओवर, मतलब एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए मैं नागालैंड का टर्नओवर लूंगा ही लूंगा। अच्छा, यस, हो गया ना क्लियर? बोल पेंसिल। अरे नहीं करूंगा यार, शादी तो कैंसिल नहीं करूंगा। क्या बात है, बढ़िया। भाई क्लियरिटी है क्या इसमें? बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। एंड टू कॉम्पोजिशन की थी, अगर आपने कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर ली तो वो लगी कंडीशन। भाई रजिस्ट्रेशन लेने के बाद तो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करेगा, तो रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा है पहले ये। वहां भी अपन ने खूब सारे एग्जांपल लिए थे, जहां 20 लाख 10 लाख और 40 लाख का लिया था मैंने एग्जांपल। वहां अपन एक और चीज सीखी भी थी, 1 अप्रैल से लेकर जब तक रजिस्टर्ड नहीं हो तो वहां का टर्नओवर आपको इंक्लूड करना पड़ेगा कॉम्पोजिशन स्कीम के एग्रीगेट टर्नओवर, याद है क्या? तो यार सब क्या दिक्कत है भाई? कॉम्पोजिशन स्कीम की बात तो तब आएगी ना जब जब मैं रजिस्ट्रेशन लेकर कॉम्पोजिशन स्कीम में जाऊंगा, या मैं कॉम्पोजिशन स्कीम लेने के लिए एलिजिबल हूं कि नहीं हो, तब बात आएगी ना रजिस्ट्रेशन के बाद। पहले आएगा रजिस्ट्रेशन सर पे, रजिस्ट्रेशन लेना है, फिर आपको ऑप्शन है कॉम्पोजिशन में जाना है, रेगुलर में जाना है। सच्ची बताओ, समझ में आ रहा है? ऐसा ही फालतू सर ला रहे हो यार, और धरती माँ की सौगंध। समझ तो आ रहा है ना यार, याद तो हो जाएगा, याद कुछ नहीं है, दिमाग में लॉजिक बैठने चाहिए। याद क्या होता है? बिना किताब को तुम एग्जाम दे के आओगे, देखना। हाँ, हाँ, अब समझा तू। क्लियर है क्या? चलो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन कल कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, आज क्या तारीख है? आज है 3, 4 हो गई क्या आज? क्या बात कर रहे हो, 4 हो गई यार। तो कल क्लास होगी, उसके बाद में 4-5 दिन का गैप होगा मेरी क्लास का, मतलब बाकियों का नहीं पता। उसमें अपन 1-2 टेस्ट शूट कर देंगे तुम्हारे लिए। मेरे हो जाएंगे, मेरी क्लास नहीं होगी तो टेस्ट लूंगा, मैं कुछ तो करूंगा यार, पढ़ना पड़ेगा भाई। हाँ, मैं 4-5 दिन के लिए कहीं जा रहा हूँ तो मैं 4-5 दिन हर एक दिन का तुम्हारा टेस्ट लूंगा। चलो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।